हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन। आज जिस विषय पर हम वकील साहब से चर्चा करेंगे वो है धारा 420। ये कहा जा सकता है कि 420 का ये अंक काफी बदनाम है, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर ही करते रहते हैं। यहाँ तक कि राज कपूर की एक फिल्म भी आई थी श्री 420। पर असल में क्या है इस अंक का मतलब? क्यों हम ये सुन ही लेते हैं किसी न किसी व्यक्ति से? कैसे ये नाम पड़ा या फिर मतलब है इस धारा का, ये सब जानेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। चार 420 का अंक इतना नामी या बदनाम है कि इसका उपयोग बेपढ़े लिखे से लेकर पीएचडी किया डॉक्टर तक करता है। लेकिन ये आया कहां से? यानी कि ये 420 धारा आखिर क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 420 छल करने और छल के माध्यम से संपत्ति देने के लिए, बेईमानी के लिए, उकसाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा में मूल्यवान प्रतिभूति शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है ऐसा कोई दस्तावेज जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों या मोहर लगाई गई हो और जिसे किसी संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता हो। ये कोई भी दस्तावेज हो सकता है, यहाँ तक कि खाली कागज भी हो सकता है जिस पर किसी के हस्ताक्षर ले लिए गए हों। इसके अलावा छल शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में अलग से परिभाषित किया गया है। अब 420 को समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले 415 को समझ लिया जाए। कोई किसी व्यक्ति से छल करके, बेईमानी से उकसाकर संपत्ति किसी और व्यक्ति को दे दे या सहमति दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे और जिस काम या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान होता है, तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने छल किया है। किसी सच्चाई को छुपाना यहाँ फ्रॉड करना है। हम इसे कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति ये झूठ बोलकर कि वो सरकारी नौकर है, इरादतन किसी दुकानदार को बेईमानी से उकसाए, जिससे वो दुकानदार उसे उधार माल दे देता है जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि वह छल करता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर फर्जी चिन्ह बनाकर ये प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध कंपनी की बनाई हुई है और उसे खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित करता है, तो कहा जाएगा कि वह छल करता है। कोई व्यक्ति नकली सैंपल दिखाकर किसी को कोई वस्तु खरीदने और उसका मूल्य चुका देने के लिए प्रेरित करता है, तो कहा जाएगा कि वह छल करता है। कोई ऐसे नगों को जो कि हीरे नहीं है, हीरा बताकर बेचता है या गिरवी रखकर धन प्राप्त करता है, तो कहा जाएगा कि वह छल करता है। कोई ये विश्वास दिलाता है कि उसके पास माल तैयार है, आप पेमेंट दे दीजिए, आपको माल तुरंत भिजवा दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तक माल तैयार नहीं किया गया है, तो कहा जाएगा कि वह छल करता है। यानी कि किसी भी तरह के फ्रॉड, छल या धोखे को 420 की श्रेणी में रखा गया है। तो फ्रॉड क्या है, किस केस में हम कह सकते हैं कि 420 है, ये सब जानेंगे एडवोकेट विवेक नासा से। विवेक जी वेलकम। थैंक यू। तो हम ये सब जानेंगे और इसके बारे में ये भी जानेंगे कि 420 के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं। शुरू करते हैं विवेक जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि धारा 420, जैसा हमने बताया कि बड़ा बदनाम अंक है जी, यूजुअली भी हम यूज कर लेते हैं, फला आदमी बड़ा 420 है। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? ये अगर हम देखें तो ये धारा है आईपीसी के अंदर, भारतीय दंड संहिता। वैसे हम लोग कहते रहे हैं ये इंसान 420 है, इसने 420 की है। वो कहना चाहते हैं कि इसने चीटिंग की है। ये जान के अचंभा होगा कि चीटिंग जो है इंडियन पीनल कोड की 415 धारा में डिफाइंड है और उसकी पनिशमेंट है 417 में। 420 है अगर कोई किसी के साथ चीटिंग करता है और उसकी वजह से, कुछ चीटिंग की वजह से, बहलाने फुसलाने की वजह से, बहकावे में आके दूसरा व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी की डिलीवरी करता है, यहाँ प्रॉपर्टी बहुत वाइड टर्म में यूज की गई है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कोई चीज हो जिसका मूल्य ही आंका जा सके। वो कोई कागज हो सकता है, कोई पासपोर्ट हो सकता है, आपका कोई भी दस्तावेज हो सकता है। अगर बहकावे में आके ऐसा कुछ करे दूसरा व्यक्ति जिसकी वजह से उसको कोई रॉन्गफुल लॉस हो और पहले इंसान की इंटेंशन है उसे चीट करने की, तो ये सब कुछ 420 में आता है। जैसे कि मसलन एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जो सेलर है, सेलर तो अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा आदमी आके बेचने वाले की जगह खड़ा हो गया, उसने रजिस्ट्री करा दी, कल को पता चला जी ओनर भी आ गया, तो ये सब कुछ जिस उस सेलर ने चीटिंग की है। ओरिजिनल सेलर तो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था। ऐसा भी देखा गया है कि ओरिजिनल सेलर कहीं अब्रॉड है, दूसरे देश में है, लोगों को पता चल गया, डीलरों को पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी, ये प्लॉट खाली पड़ा है, किसी और को खड़ा करके सेम नाम दिखा के प्रॉपर्टी बेच दी। ये सब भी चीटिंग है, सब 420 में ही आता है जी। तो हमने आपसे बात करी बहुत 420 धारा 420 आखिर है क्या, चीटिंग क्या है, फ्रॉड क्या है। अगर इससे मुतालिक कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप बेझिझक हमें स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करें और अपने सवालों के जवाब आप विवेक सर से बिल्कुल पूछ सकते हैं। विवेक सर, ये तो आपने बता दिया 420 को मुझे लगता है डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। अमूमन मुझे लगता है हर दूसरी चीज ही 420 के अंदर आती है। किसी भी तरीके का छल, किसी भी तरीके की अगर किसी को बेवकूफ बना के कुछ भी कार्य किया गया है, वो सब कुछ 420 में ही आता है। 420 बहुत वाइड है, बहुत वाइड टर्म्स है, तो इसके अंदर कोई किसी भी तरीके का छल, किसी भी तरीके का बेवकूफी बनाना, उसकी वजह से अगर किसी को कोई भी रॉन्गफुल लॉस है, वो 420 है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि 420 में आ सकती हैं। अच्छा, अगर हम सजा की बात करें जी, तो अगर धारा 420 के अंतर्गत कोई पकड़ा जाता है चीटिंग करते हुए, तो सजा का क्या प्रावधान है? इस धारा 420 में मैक्सिमम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर हम ये देखें, जैसे कि हमने चीटिंग की बात की थी, चीटिंग है सेक्शन 417 में चीटिंग की पनिशमेंट डिफाइंड है। चीटिंग अमूमन उसकी पनिशमेंट सिर्फ 1 साल है। हाउएवर अगर कोई चार्ज अगर धारा 420 में लगाया जाता है जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को रॉन्गफुल लॉस होता है, उसकी सजा 7 साल है। ये मैक्सिमम सजा है, जरूरी नहीं कि 7 साल की ही सजा हो, उससे कम भी हो सकती है। चलिए, एक बार हमारे साथ जुड़ गए, चंडीगढ़ से हैं अशोक जी। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम जी, मैंने जैसे कोई आवेदन दिया जी जी, आवेदन पर मैंने जो साइन किए हैं, मैं कहता हूँ कि ये साइन मेरे हैं जी, और आवेदन एक्सेप्ट करने वाला आवेदन को ठीक ढंग से डील करने के बाद कहता है कि ये साइन आपके नहीं है जी, जबकि मैं हाँ बोल रहा हूँ कि ये मेरे साइन है जी, उसमें कोई रुपए का लेन देन नहीं है जी जी, तो क्या ये फ्रॉड कहलाएगा जी? जी जी, जैसा कि आपने कहा कि साइन आपके हैं, अगर वो दूसरा इंसान कह रहा है कि आपके साइन नहीं है, अगर आपने कोई आवेदन किया था, फॉर्म पे साइन आपने किए थे, तो ये आपका ही प्रोगेटिव है कहना कि हाँ ये मेरे साइन है। हाँ, अगर ऐसा होता कि आप कहते ये मेरे साइन नहीं है, तब तो चीटिंग का केस बनता है। पर अगर आप कह रहे हैं आवेदन वाले फॉर्म पे साइन मैंने ही किए हैं, तो कोई केस नहीं बनता, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो ये आपने अशोक जी को बताया कि ये सुरक्षित है, लेकिन इनका क्वेश्चन ये था विवेक जी कि जो सामने वाला व्यक्ति वो कह रहा है कि ये साइन इनके नहीं है, तो क्या उस पे 420 का केस लगाया जा सकता है? अब ये देखना पड़ेगा, उस पे 420 का केस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 420 है कि अगर इनके साइन ना होते, कोई इनको कंटेस्ट करता, तो ये तो बात इन्हें ही कहनी है कि ये आवेदन पे साइन मेरे हैं, उन्हें वहां डट के ये कहना है। चले, गिरधारी लाल जी जुड़ गए हमारे साथ सोनीपत से। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है किसी के नाम जी, और उसको कई हिस्सेदार हो, जैसे 4 हैं या 5 हैं, उनमें से 4 ये कह कर देते हैं, बिक्री करते हैं कि भाई ये तो इसका इंतकाल या ये प्रॉपर्टी हमारे नाम है जी, ऐसे झूठे दस्तावेज बनाकर बगैर उसकी नकल लिए जी, तो उसके बाद उसका इंतकाल भी हो जाता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर आ जाता है, लेकिन उसकी सत्यापित कॉपी लिए बगैर जो काम हो गया उससे तो उसका कोई संबंध है नहीं जी। तो उसके बाद फिर रिकॉर्ड तो उसी रिकॉर्ड को मतलब चालू कर दिया जाता है। पीछे जो रिकॉर्ड पड़ा है, जो अनमोल जो पट्टी है, वो अपनी जगह पे वहीं पर है जी। तो उसके बाद ये केस कैसा बनता है, मतलब धोखाधड़ी का, या जो जगह वो पड़ा है माल जिसकी नकल है उसका रेन्यू तो हुआ नहीं? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये धोखाधड़ी का बिल्कुल केस बनता है, क्योंकि इसमें पांच हिस्सेदार थे, 4 हिस्सेदारों ने कहा कि भाई ये हमारे नाम है, 5वें को एक्सक्लूड कर दिया। आपने ठीक कहा, कोर्ट में डिक्री भी करा ली, बिल्कुल ये केस बनता है 420 का। इसमें साथ में फोर्जरी भी की गई है, तो इसमें 420 धारा भी लगेगी। और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई लिमिट है। आपने कहा इंतकाल चढ़ गया और प्रॉपर्टी उन डॉक्यूमेंट से आगे भी चल पड़ी,
क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है धारा 420 में, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आज आपकी नॉलेज में आया है, ये धोखाधड़ी बिल्कुल है, आप जाएं और आप इसमें धोखाधड़ी का केस फाइल कर सकते हैं। चलिए विवेक जी, 420 धारा पे और आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। जयंती का 38वां दिन हुआ ठंडा में रहा। या मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि एक माँ की बजाय हजारों माओ ने अपना बेटा समझकर मेरे सिर पर आशीर्वाद कराया। और मैं बेरी हल्की वासियों को पद यात्रा समापन समारोह है, भंडारा भी है, सभी को आमंत्रित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में 13 जनवरी सोमवार को 12 बजे पापड़ों तक पहुँचे। जय राठी खाप, जय नेलो, जय बेरी हल्का। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ है सरताज जिप्सम। जी, पदम सिंह राणा के कहने के मुताबिक उन्होंने अपने जिस खेत में सरताज जिप्सम डाला है उसका ये पौधा है, तो इसकी पौधे की जड़ें जो है वो भी काफी अच्छी हैं और इसके जो साइडों में बहुत से ज्यादा पौधे निकले हुए हैं। तो नेचुरली अगर पौधा इतना बड़ा होगा तो उसके ऊपर जो झाड़ भी है वो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी किसानों भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस अपने खेतों में सरताज का यूज करें और इसका अच्छा रिजल्ट दिख अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो। नाले 50 बोरियां दी था 5 बोरियां ही काफी। उन्हें कॉल करो, टोल फ्री नंबर 1-800-180-2110। क्या बात भैया, आजकल दूध बड़ा अच्छा आ रहा है। क्या पूछोगे जी, बस ये सब मिंजा का कमाल है, मिंजा का। पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू, मैं हूं गुंजन और जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं वो है धारा 420। अगर इससे मुतालिक कोई भी आपके सवाल है तो बेधड़क कॉल करिए, क्योंकि हमारी फोन लाइंस जो हैं वो नीचे फ्लैश हो रही हैं। वकील साहब का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलम शर्मा है कुरुक्षेत्र से। नीलम जी सवाल पूछिए। जी नीलम जी सवाल पूछिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलम जी से संपर्क हमारा टूट गया है। जी अपना नाम बताइए। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी राज सिंह जी। हाँ जी बोलिए। जी राज सिंह जी अपना सवाल पूछिए और टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अच्छा सर, मैडम जी नो है एक जमीन के समझ 6 आदमी है। जी जी अच्छा जी, हम आपसे दरखास्त करेंगे कि जब भी आप लोग हमें कॉल करें प्लीज अपने टीवी की वॉल्यूम बंद करें, ताकि आप हमें और हम आपको बेहतर सुन पाएं। जब भी आप अपने टीवी की वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं तो हम आपको सुन ही नहीं पाते हैं, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं, वकील साहब का फिर यहाँ होने का कोई फायदा नहीं। तो आप बेधड़क कॉल करिए, लेकिन अपने टीवी की वॉल्यूम बंद करके। खैर हम बात कर रहे थे वकील साहब, आपने कहा सजा का प्रावधान है 7 साल तक का, लेकिन किस तरह का फ्रॉड हो, क्या सजा इसमें कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, या बेल पे छोड़ा जा सकता है? किस तरह के फ्रॉड में 7 साल की ही सजा होती है? जी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि 7 साल की सजा होगी। ये डिपेंड करता है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे भी डिपेंड करता है, फिर क्या एविडेंस आता है कोर्ट में, किस तरीके की एविडेंस आता है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सजा कितने साल की है, क्वांटम क्या है, फाइन कितना है। ये प्रोगेटिव कोर्ट का है तो हमें इस पे कमेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ ये है कि जहां तक आपने बात की बेल दी जा सकती है, नहीं, वैसे तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हाँ इस पे बेल जरूर मिल सकती है, ऐसा है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भी मिल सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। माननीय अदालत का प्रोगेटिव है बेल देना। हाँ इसमें ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिल सकती, नॉन बेलेबल ऑफेंस है पर बेल जरूर मिल सकती है। नरेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ गुड़गांव से। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम। पूछिए अपना सवाल। मैं वकील साहब से ये पूछना चाहता था मैम कि मेरे को किसी ने झूठे केस में फंसा दिया है जी, और इसमें 2 विटनेसेस दिए हैं जिसने मेरे को फंसाया है। तो वकील साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं उस एक विटनेस जिसके साइन किए हुए हैं अदालत में, उसने जिसने मेरे को फंसाया है,
तो उससे मेरी बात हुई, वो कहता कभी भी अदालत में गया ही नहीं मुकदमे में, और ना ही मैंने कहीं कोई साइन किए हैं। ये मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो विटनेस बनाया हुआ है। तो क्या मैं इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग से मैं कुछ कर सकता हूँ? अभी तो मैं फेस कर रहा हूँ केस को इसको। जी नरेश जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग से बात नहीं बनेगी। अगर आपको दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं आज तक कोर्ट में नहीं गया, ना ही मैंने साइन किए हैं, ना ही मैंने कोई बयान दिया है, और अगर ऐसा है कि उसकी जगह कोई और जाके खड़ा हो गया था, तो बिल्कुल फोर्जरी का केस बनता है, 420 का केस बनता है। हाँ, ऑडियो क्लिपिंग से काम नहीं चलेगा। अगर वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोर्ट में जाने को राजी है और ये कहने को राजी है कि हाँ मैंने कोई बयान नहीं दिया, विटनेस मैं होना चाहिए था, मेरी जगह किसी और को खड़ा कर दिया, तो आपके पास राइट है क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का, और आप कोर्ट में जाइए, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कीजिए। आप उस केस जो, अगर वो केस अभी भी पेंडिंग है और डिसाइड नहीं हुआ है, उसमें भी आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और इस व्यक्ति को लेके जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जी इन्होंने तो कोई बयान नहीं दिए, किसी और बंदे ने दिए हैं, तो बिल्कुल केस बनता है। चलिए, ममता जी फतेहाबाद से जुड़ गई हैं हमारे साथ। ममता जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे पति ने, मेरी मैरिज पे 1 साल भी नहीं हुआ था, अभी 1 महीना रहता ना, डिवोर्स केस फाइल किया। उसमें जो उसका एड्रेस भी रॉन्ग है और उसकी डेट भी रॉन्ग है। क्या ये 420 का केस बनता है? देखिए, एड्रेस रॉन्ग है और डेट्स रॉन्ग है, ये आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, इस पे 420 शायद नहीं बनेगा। चलिए, इस पे 420 नहीं बनेगा। नीलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। नीलम जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए नीलम जी। मैडम जी, मेरी लड़की की शादी हुई थी, हम ना तो लड़का हमें कोई रास्ता दे रहा है और उल्टा मुझसे बात करते हैं, वो कह रहा है केस डालो मेरे ऊपर। इस समस्या का क्या हल है? जी, वैसे तो हम आज चीटिंग के ऊपर ये एपिसोड कर रहे हैं, पर क्योंकि आपका इश्यू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपको अगर हिस्सा नहीं दे रहा है तो आपके पास मैट्रिमोनियल राइट्स हैं। आप मैट्रिमोनियल लॉज के अंदर आप जा सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में एक्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं, और आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। हम ये ऑलरेडी एपिसोड में बहुत कुछ डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, पर हाँ आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको हिस्सा चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, आपके पास ऑप्शन है, पर आज हम वैसे चीटिंग के बारे में ही बात करें। जी विवेक जी, चलिए अगर हम बात करें चेक बाउंस की, मान लीजिए कि हमने किसी को चेक दिया, वो साइन मैच नहीं करे, साइन मैच नहीं करे, तो जिसने चेक इशू किया है, क्या उस पर 420 का केस लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये बहुत ही एक मेजर इशू है। वैसे चेक बाउंस के केसेस ज्यादातर देखा गया है सेक्शन 138 में आते हैं। ये धारणा है कि या तो आप सेक्शन 138 में रिलीफ ले सकते हो या धारा 420 में ले सकते हो। अब यहाँ देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि 138 में कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर चेक विद ऑल अदर कंडीशंस, जो मेजर एक इशू है, या तो चेक डिसऑनर हो इनसफिशिएंट फंड्स के लिए या स्टॉप पेमेंट के लिए, तब तो आप 138 लगा सकते हैं। अगर साइन मिसमैच है, किसी व्यक्ति ने जानबूझकर साइन मिसमैच कर दिए, चेक आपका क्लियर होगा नहीं, तो यहां से उसकी इंटेंशन क्लियर है कि वो आपको पैसा देना नहीं चाहता था, वो फ्रॉड करना चाहता था। इस केस में बकायदा धारा 420 लग सकती है। मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। पहले ये धारणा थी या तो आप 138 यूज के अंदर रिलीफ ले सकते हैं या धारा 420 में के अंतर्गत रिलीफ ले सकते हैं, एक ही रिलीफ ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। सन 2012 में माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की एक जजमेंट आई थी, जो की थी संगीता बहन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक ही चेक बाउंस के केस में धारा 420 के अंदर भी मुकदमा चल सकता है और धारा 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी मुकदमा चल सकता है। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। बलजिंदर हैं अंबाला से। नमस्कार बलजिंदर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। हम बात करें तो चेक बाउंस की, ये तो आपने एक तरफा बात की वकील साहब की। मान लीजिए हमने इसी उद्देश्य से चेक दिया कि भाई वो बाउंस हो जाए, हमारे दिल में ही खोट था। मान लीजिए हमने जेन्युइनली चेक साइन किया, लेकिन समहाउ वहां मैच नहीं हुए साइन। अगर इस केस में जैसे समहाउ साइन मैच नहीं हुए, तो अगर आपने मुझे चेक दिया है, मैं आपको चेक वापस लाके दे सकता हूं कि आपके साइन मिसमैच रहे, इस वजह से चेक बाउंस हो गया, तो आप उस पर फिर से साइन कर सकते हैं, मुझे फ्रेश चेक दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने फ्रेश चेक देने से इनकार कर दिया या आपने कह दिया भाई मैंने तो एक बार साइन कर दिया, मैं तो दूसरी बार नहीं करता, तो इससे आपकी दूसरे व्यक्ति की डिसऑनेस्ट इंटेंशन दिखती है, तब धारा 420 बनती है। ये कहते हैं धारा 420 इज कंपाउंडेबल। जी, व्हाट डज दिस मीन? कंपाउंडेबल, इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल का मतलब है अगर समझौता, अगर कोई केस चल रहा है और केस के दौरान समझौता हो जाता है उन दो व्यक्तियों में जिसने
420 की थी, जिसने चीटिंग की थी और जिसके साथ चीटिंग की गई थी, अगर दोनों में किसी वजह से समझौता हो जाता है तो समझौते को लेके कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट से दरखास्त कर सकते हैं कि जी मैं ये केस वापस लेना चाहता हूं, और कोर्ट अलाउ करती है इस तरीके से केस वापस लेने के लिए। तो इस चीज को केस वापस ले पाना इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। अदरवाइज क्रिमिनल केसेस को अदरवाइज वैसे वापस लिया नहीं जा सकता, सिर्फ वही केसेस जो कि कंपाउंडेबल हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट वही केसेस वापस लिए जा सकते हैं। तो कंपाउंडेबल का मतलब है केस वापस ले पाने की पावर। मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई किसी व्यक्ति के साथ, तो वो कंप्लेन अगर करवाता है तो क्या इसकी कोई म्याद है कि किसी फिक्स टाइम के लिए ही वो कंप्लेन करा सकते हैं, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगी बात? वैसे तो अमूमन क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने की। पर वैसे जिस दिन जो भी आपकी डेट ऑफ नॉलेज है कि इस दिन मेरे साथ चीटिंग हो गई, आपको जिस दिन भी पता चलता है आप तुरंत से तुरंत अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। धर्मेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल है, मेरी कोई किसी कंपनी में पैसा लगाया था जी। कोई मल्टीपल MLM की कंपनी थी, मेरे को PDCO चेक दिया हुआ था, तो चेक मेरा बाउंस हो गया, मैं उससे क्या कार्रवाई करूं, तो क्या केस बनता है? धर्मेंद्र जी, आपका बिल्कुल इस केस में चीटिंग का केस बनता है और इसमें आपके पास PDC चेक है, आपके पास एविडेंस है, आपने जब पैसा लगाया होगा तो कोई ना कोई इन्होंने दस्तावेज भी दिए होंगे। वो दस्तावेज लेके आप अपने एरिया के पुलिस थाने में जाइए, बोले जी मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया, मैंने इतना पैसा लगाया था, मुझे मेरे PDC भी बाउंस हो गए, ना मुझे इंटरेस्ट दिया, ना मेरा असल मिला। ये बिल्कुल 420 का केस बनता है और आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। राजू जुड़ गए हमारे साथ रोहतक से। राजू जी नमस्कार। नमस्कार जी। सवाल पूछिए अपना। सवाल लो जी, एक जमीन का मामला है जी, रोहतक तहसील का जी। 6 हिस्सेदार है इसमें जी, और एक हिस्सेदार का नाम कई साल से गायब कर दिया बगैर किसी कुछ से भी निकला जी। जी। 2011 से के बाद गायब कर दिया और 2011 के बाद फर्द का नाम भी है, रेगुलर चलता है और उसका नाम जमीन है 6 हिस्सेदार के पहले ये 5 रख दिया समझ जी। इसका क्या केस बना जी? बिल्कुल 420 का केस बनता है। आपके पास सारे दस्तावेज हैं कि 2011 से पहले के दस्तावेज आपके पास हैं। अब आपके पास प्रेजेंट दस्तावेज भी है जी, फर्द में अब ये नाम नहीं है, एक हिस्सेदार का नाम निकाल दिया। आपके पास बिल्कुल राइट है, आप कोर्ट में जाइए, कंप्लेंट कीजिए, FIR भी कर सकते हैं। अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है कि अब ये असर्टन करना है कि ये फ्रॉड किया किसने नाम हटाया। क्या ये सरकारी पटवारी ने, गिरदावर ने, उन्होंने निकाल दिया, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने, या कि कोई किसी दूसरे तरीके का फ्रॉड किया गया, कोई कागज ऐसा दिया गया रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया गया या कुछ इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट दिया गया जिसकी वजह से उन्होंने नाम हटा दिया। तो ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, पर हाँ ये बिल्कुल फ्रॉड का केस है और बिल्कुल केस बनता है। चलिए विवेक जी, धारा 420 के बारे में और बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। देवीलाल स्वर्ण जयंती का 38वां दिन हुआ संडा में रहा। या मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि एक माँ की बजाय हजारों माओं ने अपना बेटा समझकर मेरे सिर पर आशीर्वाद करा। और मैं बेरी हल्की वासियों को पद यात्रा समापन समारोह है, भंडारा भी है, सभी को आमंत्रित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में 13 जनवरी सोमवार को 12 बजे पापड़ों पहुंचे। जय राठी खाप, जय नेल्लो, जय बेरियल का। हाँ जी, यह वह जोटी है जो आपने देखी। हाँ वाह, यह जोटी पार्टी मंगा लो, धार मार के देख लो भाई। इसके चारों थना में बराबर दूध को नहीं आवे, एक थन में तो 2-4 धार आवे से। इसके थना में गांठ, सोजिश और सख्तपन की शिकायत लागे से। भाई बर्थू, तू चिंता ना करे, ईपीवी किमे कौन बिगड़ा है, इसने मिंजाला का थन से हुआ। दुकानदार जैनू को इसकी जगह पर किमे ले जा तो उसका बकाम ना आइए, सिर्फ और सिर्फ मंजाना का डिब्बा बंद थन से पे लाइए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है धारा 420। इससे मुतालिक कोई भी सवाल आपके हों तो फोन लाइन फ्लैश हो रही है, आप बेधड़क कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से हैं राजेश। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सवाल पूछिए अपना। मैंने जी HDFC से लोन लिया था जी और चेक दी थी PNB के जी और 22 चेक जाली थी जी, उनने बैंक वालों ने जी साइन गायब कर दिए उसके अंदर से जी, अकाउंट के अंदर से, और 3 चेक बाउंस हो गए जी। तो क्या करना चाहिए जी? जी समझ नहीं आया, क्या कहते हैं 22 चेक तो आपके क्लियर हो गए, साइन कहाँ से गायब कर दिए? आपके लोन डॉक्यूमेंट्स में से किए, कहाँ से किए? ये जी अकाउंट के अंदर से कर दिए जी, PNB अकाउंट के अंदर से जी। तो PNB वालों ने आपके साइन गायब कर दिए? हाँ जी हाँ जी, गायब उसके अंदर साइन ही नहीं थे जी जब पता किया तो। और पहले आपके 22 चेक क्लियर हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल जी, आपके पास आपका बिल्कुल केस बनता है धोखाधड़ी का, बिल्कुल बकायदा फौजरी भी की गई है। अगर 22 चेक आपके क्लियर हुए हैं तो 23वां चेक कैसे क्लियर नहीं हो सकता? आप बाद में जी फिर मान लो ने साइन डाल दिए जी उसके अंदर जी। ठीक है जी, तो आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे कि आप प्रूव कर सकें कल को कि एक ऐसा सिचुएशन आई थी जहां आपके 22 चेक तो क्लियर हो गए, फिर इन्होंने कहा कि आपके साइन नहीं है और उसके बाद उन्होंने साइन डाल दिए? अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो जरूर आप कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ और बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल आपका केस बनता है चीटिंग का, अगर क्योंकि आपके 22 चेक क्लियर हुए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 23वां चेक क्लियर ना हो जी। चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईश्वर हैं दिल्ली से। ईश्वर जी नमस्कार। जी पूछिए अपना सवाल। ईश्वर जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। बैंक लोन की अगर हम बात करें, जैसा इनका केस था, बैंक जब लोन देता तो वेरिफिकेशन करता है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए उनकी वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ होती है और वो लोन सैंक्शन कर देते हैं, या ऑन द अदर हैंड जो वेरिफिकेशन जो दे रहा है अपनी वो गलत देता है, तो 420 का केस कहाँ बना, किसके ऊपर बना? बिल्कुल बना, ये बहुत देखा गया है। अमूमन मैंने भी अपने ऐसे कई केस किए हैं जहाँ की बैंक वालों की मिलीभगत होती है। लोन देते वक्त अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करते, लोन दे दिया और उसके बाद ऑब्वियसली अगर कोई बंदा कि कोई इंसान जो लोन लेने वाला था उसने ऐसे फ्रॉडुलेंट मीन से लोन लिया और वो देने का वैसे ही इच्छुक नहीं था, तो वो वापस देगा नहीं, तो चीटिंग बन गई। चीटिंग बनेगी दोनों के पार्ट पे, क्योंकि जिसने लोन ले लिया उसकी लायबिलिटी थी, उसने कोई ना कोई कोलैटरल रखा होगा। अब वो देखने की बात है कोलैटरल भी रिकवरेबल है या नहीं है। तो वो अगर उसने पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी बैंक ऑफिशियल के ऊपर आती है। उसने सैंक्शन किया लोन, उसको सैंक्शन करना है सारी की सारी RBI की गाइडलाइंस देख के, ये देखना है कि प्रॉपर्टी या कोई भी कोलैटरल ठीक है या नहीं है, रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, सारा दारोमदार बैंक ऑफिशियल के ऊपर है। तो यहाँ चीटिंग का केस बैंक ऑफिशियल के खिलाफ भी बनता है। ऐसे केसेस में बैंक्स जो है अपने ऑफिशियल के खिलाफ ही चीटिंग का केस फाइल करते हैं जी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर ने हमें दी है, लेकिन हमारे साथ परमजीत जुड़ गए हैं अंबाला से। नमस्कार परमजीत जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम ऐसा है कि 8-7 साल पहले मैंने किसी पार्टी से 2 लाख रुपए लिया था जी। हेलो जी जी, हम आपको 2 लाख रुपए दिया था, उसके बदले मैंने उनको सिक्योरिटी के लिए चेक दिया था जी। तो जिस पार्टी को मैंने चेक दिया था उसको मैंने 2,52,000 वापस कर दिया, लेकिन मेरा उससे बहुत बैठन उठन था, मैंने उससे चेक वापस नहीं लिया। उसने आगे थर्ड पार्टी को, किसी और फाइनेंसर को अपना मेरा चेक दे दिया, तो उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया 138 का जी। तो मैडम उसके पास मैं जाता रहा, मैंने बहुत माने नहीं, तो फिर मैं मीडिया वालों के पास गया, मैंने मीडिया से बात करी, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे करके है, तो उन्होंने कहा भी आपको जज साहब के कुछ ऐसा प्रूफ पेश करना चाहिए, क्योंकि वापस किए थे, उसका मेरे पास प्रूफ तो था कोई भी रिटर्न में जी। तो फिर उन्होंने मुझे मीडिया वालों ने कहा भी आप ऐसा करो, आप कोई इनकास्टिंग प्रेशन करो, उसमें सारी सच्चाई जो है बता सकोगे। तो फिर उन्होंने मुझे सारा सामान दिया, अपना कैमरा वगैरह, हिडन कैमरा, तो हम उनके घर गए, उनसे जाके बातचीत करी, तो उसमें सारी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मेरे को मेटल का बिल काट दिया मेरे पर, भी आपने मेरे से मेटल लिया है, तो लेकिन मैंने तो पैसे लिए थे, पैसे वापस दे दिए, तो उसमें जो स्टिंग प्रेशर अच्छा, जो मुझे बात समझ में आई वकील साहब वो ये थी कि इन्होंने किसी को चेक दिया, वो थर्ड पार्टी के पास चला गया, फिर ये मीडिया वालों के पास गए, उन्होंने कहा स्टिंग ऑपरेशन करिए, इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन भी किया, बहुत कुछ किया, तो क्या केस बनता है इस पे?
जी, वैसे तो आप जब अपनी बात कर रहे थे तो आवाज कट रही थी बीच में, हम क्लियरली सुन नहीं पाए। बट जहां तक मैं जितना भी समझ पाया, मैं सबको ही हिदायत देना चाहूंगा, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है, आपने किसी से उधार को में कुछ पैसा लिया और सिक्योरिटी में चेक रख दिया, जब आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी तो आपको हमेशा ही अपना चेक वापस लेना चाहिए। और अगर नहीं तो उस चेक का बिल्कुल मिसयूज हो सकता है, जैसे कि आपके केस में हुआ, थर्ड पार्टी को दे दिया, उसने फाइनेंसर को दे दिया, उसने दिखा दिया कि कोई पैसा दिया था और 138 का केस डाल दिया। अब जहां तक बात है कि आपने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है, वो मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया कि वो स्टिंग ऑपरेशन आपका कितना कामयाब हुआ या कितना नहीं हुआ। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो वो क्लिपिंग लेके पुलिस के पास जा सकते हैं, बता सकते हैं कि जी मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, इन्होंने मेरे खिलाफ केस डाल दिया। अगर आपके पास वो सीडी है स्टिंग ऑपरेशन वाली, तो 138 के केस में भी आप वो एज अ एविडेंस कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने तो चेक दिया था, पेमेंट में ऑलरेडी दे चुका हूं और कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है। हाँ, इनकी एडमिशन है, इनका कन्फेशन है, ये कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ है। अगर आपका स्टिंग ऑपरेशन कामयाब हुआ था तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी चलिए, देवी जुड़ गए हमारे साथ गुड़गांव से। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बैंक लोन की वकील साहब हमने बात कर ली कि जब भी करें वेरिफिकेशन ठीक से करें। अब अगर प्रॉपर्टी की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स एक ही फ्लैट 2 लोगों को बेच देते हैं। जी, ऐसा भी देखा गया है कि बिल्डर्स अभी तो बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत लोगों से बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक ही फ्लैट 2 लोगों को अलॉट कर देते हैं। या यहाँ पे आपने देखा होगा गुड़गांव में कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं जिनके 20-20 साल से केस चल रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा किया। मेंबर तो बना लिए, काफी ज्यादा प्लॉट थे कम, तो एक प्लॉट 4-4 लोगों को आवंटित कर दिया। ये बिल्कुल 420 का केस है, इसमें बिल्कुल 420 का केस लगाया जा सकता है बिल्डर के अगेंस्ट। जैसे कि हमने बात की, बिल्डर के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, एफआईआर फाइल की जा सकती है। हाँ, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। 2 ऐसे इंसान जिनको एक ही फ्लैट अलॉट किया गया है, दोनों मिलके अपना पुलिस के पास जा सकते हैं, रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं और बिल्डर के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाती है। चलिए, अशोक जुड़ गए हमारे साथ भिवानी से। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मेरा नाम अशोक कुमार है। एक मैंने मेरे से 2 लाख के लिए थे। अशोक जी, अपना सवाल दोहराइए। अशोक जी, आपसे दरखास्त है, अपना सवाल दोहराइए। हाँ, दोहरा रहा हूँ मैडम जी। मेरे से 2 लाख के लिए थे, एक बंदे ने दी जी। हाँ जी, तो वो देने से मना कर रखा है, इसकी वजह से फिल्म बना रखी है जी, पैसे लेते हुए। अच्छा जी। हाँ जी, इसका होता जी कुल समाधान। थोड़ा आप धीरे धीरे बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अशोक जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। अच्छा सर जी, एक मैंने 2 लाख के लिए थे मेरे से। हाँ जी, तो उधर लिखित में तो मैंने जी इसकी वीडियो बना रखी है जी। वीडियो किस चीज की बना रखी है? वीडियो बना रखी है जी, उसकी पैसे लेते हुए की आपने बनाई है? हाँ जी। ठीक है जी। और वो देने से मना कर रहा है जी, हो सकता है जी समाधान? अच्छा, उसमें आपने कोई कागजी कार्रवाई की थी, कोई दस्तावेज लिया था क्या? दे रखा है जी उसने। आपने एफिडेविट पे साइन कर रखे हैं सर जी। अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके खिलाफ अगर आपने ब्लैंक चेक ले रखा है तो 138 में जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास दस्तावेज है कि आपने पैसे का लेन देन किया था, उसे पैसे दिए थे, उसने एक्नॉलेज किया हुआ है, हाँ मैंने पैसे दिए थे, पैसे देने से इनकारी कर रहा है, तो आप एनफोर्स करा सकते हैं वो डॉक्यूमेंट। 420 में भी चीटिंग का केस भी डाल सकते हैं अगर वो पैसे देने से मना कर रहा है। जैसे कि आपने कहा आपके पास वीडियो भी है, वो एज एविडेंस काम आएगा आपके केस में। आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, अपना दस्तावेज लेके जाएं कि मैंने इस व्यक्ति को इतने 2 लाख रुपए जो भी है इतने दिए थे, आज ये देने से इनकार कर रहा है, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। पुलिस आपकी कंप्लेंट दर्ज करने से मना करती है तो आप हायर ऑफिशियल्स के पास जाइए, वहां भी बात नहीं बनती तो आप कोर्ट में डायरेक्ट भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। किसी भी वकील के पास जाएं, आप कहें कि ऐसे ऐसे है, वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेगा, उसमें भी प्रावधान है। कोर्ट के सामने आप अपने सारे एविडेंस रखें, कोर्ट समन करेगी और वारंट करेगी। जी चलिए, नरेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए गुड़गांव से। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, पूछिए अपना सवाल। मैं वकील साहब से मेरा ये क्वेश्चन था कि बेटी विटनेस जिसके नाम से मैं फर्जी फंसाया हुआ हूँ, वो उसका भी बुरा नहीं बनना चाहता वकील साहब। वो मेरे से तो ये कह रहा है कि ना मेरे साइन अदालत में, ना मैं इस केस में गया हूँ, और उसकी ऑडियो मेरे पास है। आपने उसका ऑडियो को तो मना कर दिया कि उसको एज ए विटनेस नहीं कर सकते,
वो उसका भी बुरा नहीं बन सकता कि मेरे साथ आके अदालत में उसके खिलाफ बोल दे के जी हाँ ये मेरे साइन नहीं है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं इस केस से बाहर निकलने के लिए? जी देखिए, जहां तक ऑडियो की बात है, आप ऑडियो को एज ए एविडेंस, अगर आपका केस चल रहा है एज ए एविडेंस आप वहां पेश कर दीजिए। पर अगर आपको पता है कि उस इंसान ने एविडेंस दिया है, बयान दिया है कोर्ट में, अपने साइन किए हैं, जज साहब के सामने ही बयान दिए होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई होगी, अगर ऐसा किया है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, इसमें कोई धोखाधड़ी की तो केस बनेगा नहीं। हाँ, अगर वो जाके कहना चाहता है कि हाँ मैं कोर्ट में था ही नहीं, या अगर देखा जाए कि कोर्ट में कोई और व्यक्ति था, तब तो कोई केस बन सकता है। अदरवाइज वो अगर दोनों का ही अच्छा बनना चाहता है तो वो आपके साथ ज्यादा अच्छा बन रहा है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जी चलिए, करनाल से हमारे साथ प्रीतम जुड़ गए। प्रीतम जी नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। जी हमारी एक दादालाई जमीन है जी, उस पर केस चला हुआ है जी। तो वो केस हमें डाले हुए बच्चे हैं उसमें माइनर, और ये हमारे दादाजी ने इसकी डिग्री करा दी थी पहले। आप धीरे बोलिए, आवाज क्लियर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रीतम जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। हाँ जी, ये हमारा केस चला हुआ है जी, इसमें करनाल कोर्ट में भी जी। तो ये केस में हमारी प्रॉपर्टी है वो दादालाई है जी, और उस पर केस हमने डाला हुआ है जी। और उसमें ऐसा था कि हमारे दादाजी ने डिग्री करा दी थी जी। तो ये डिग्री के आदेश में हमें वो दादालाई रही, ऐसा कुछ कोर्ट कहती है कि भाई ऐसा कुछ है ला। फिर से प्रश्न पूछिए एग्जैक्टली क्या जी, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइए। जी हमें ये पूछना है कि भाई प्रॉपर्टी डिग्री होने के बाद क्या वो दादालाई नहीं रखती? जी डिग्री होने के बाद अगर कोई डिग्री हो गई तो डिग्री होती है पार्टीशन की डिग्री है। वैसे तो हम आज फिर हम चीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके केस में कोई ऐसा दस्तावेज यूज किया गया है कि जिसमें आप कोई भी आप हियर था उसको एक्सक्लूड कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, जैसे 4 हिस्सेदार थे उसको एक आध को छोड़ दिया है तो चीटिंग का केस बनता है। जहां तक कि आपका सवाल है डिग्री होने के बाद प्रॉपर्टी दादालाई नहीं रही, दादालाई इसलिए नहीं रही क्योंकि प्रॉपर्टी हिस्सों में बट गई। अब वो आपके पर्सनल नेचर में आ गई। अगर 2 भाई थे, 3 भाई थे, 4 भाई थे, उनमें सब में बराबर बराबर प्रॉपर्टी बढ़ गई डिग्री की तरफ से, डिग्री की वजह से। ये डिग्री पार्टीशन की डिग्री थी। पार्टीशन होने के बाद आपकी पर्सनल नेचर की हो जाती है प्रॉपर्टी। हाँ, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, 4 हिस्सेदार थे, 3 हिस्सेदारों ने चौथे हिस्सेदार का कोर्ट को बताया ही नहीं कि जी, उन्होंने कहा कि हम तो 3 ही हिस्सेदार हैं, 3 ही हियर हैं, तो हाँ चीटिंग का केस बनता है। तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और सारे एविडेंस लेके कोर्ट के पास जाएं, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। जी राजेश हमारे साथ जुड़ गए एक और कॉलर कुरुक्षेत्र से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा सवाल था कि किसी को 2.5 लाख रुपए दिए थे मैंने जी, तो वो वापिस नहीं कर पा रहा मैडम। आप वापस नहीं कर पा रहे? नहीं, मैंने किसी को दिए थे सर, जैसे जमीन का काम चल रहा था और जमीन किसी को दी, जैसे जमीन का झगड़ा चला हुआ था, वो मैं करवा दूंगा, तो आप 2.5 लाख रुपए मेरे को दे दो। जी तो कोई आपने कागजी कार्रवाई की थी? कोई नहीं सर, कागजी कार्रवाई कुछ नहीं करी सर। देखिए, जब तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं है तो आप कोर्ट में इसको प्रूव कैसे करेंगे? ऐसा देखा गया है कि लोग विश्वास पे एक दूसरे को पैसा, विश्वास पे दिए थे सर। जी मैं वही कह रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, विश्वास पे किसी को 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे दिए। जब तक पैसे लेने होते हैं तब तक तो विश्वास रहता है, जब पैसे की देनदारी की बात आती है तो वो बंदा मुकर जाता है। जब तक कागजी कार्रवाई नहीं है तो कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे? आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोई कागज होना चाहिए जिससे प्रूव हो कि हाँ आपने पैसे दिए थे, उसने पैसे लिए थे, दोनों के साइन हो, कोई रसीदी टिकट पे आपने कोई एक्नॉलेजमेंट ली हो, तब तो कोई फायदा है। कोई आपने चेक ले लिया हो, ब्लैंक चेक ले लिया हो, कोई पोस्ट डेटेड चेक ले लिया हो, कोई एग्रीमेंट कर लिया हो, तब तक तो है। बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन में के आप कोर्ट में कैसे एनफोर्स करेंगे? चलिए हम बात कर रहे थे बिल्डर्स की। अगर हम बिल्डर्स फ्लैट्स की बात करें तो कई बार कमिट कुछ और करते हैं और निकलता वो फ्लैट कुछ और है, या वो एमिनिटीज नहीं होती है उसके अंदर, या मान लीजिए आपने किसी बिल्डर को पैसे दिए, वो फरार हो गया आपके पैसे लेकर, आपका फ्लैट बना ही नहीं, उस केस में क्या कर सकते हैं? ऐसा देखा गया है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि जब बुकिंग अमाउंट लेना था, कमिट कर दिया कि आपको ये भी देंगे, एसी भी लगा के देंगे, ऐसी टाइल्स, फ्लोर टाइल्स देंगे। जब आपको पोजेशन दिया तो उसमें कुछ निकला नहीं, उसमें ना एसी है, टाइल्स की क्वालिटी खराब है, तो उसमें आपको एग्रीमेंट देखना है। बुकिंग के टाइम आपके एग्रीमेंट में बिल्डर ने क्या लिखा था, जो चीजें लिखी हैं अगर वो आपको नहीं दी गई है, वो क्वालिटी नहीं दी गई, तो आप जरूर बिल्डर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं।
फोर्जरी का, चीटिंग का बिल्कुल स्टेट ऑफ ए केस बनता है। हाँ, अलग बात है कि आपके पास सिविल रेमेडीज भी हैं, इसमें कंज्यूमर कोर्ट के पास भी जा सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज के लिए। अगर जैसे ऐसा भी जैसे आपने कहा कि बिल्डर ने बुकिंग अमाउंट ले लिया, पोजीशन नहीं दिया और बिल्डर फरार हो गया, बात ठीक है, ऐसा भी बहुत हुआ है, बिल्डर फरार हो गए हैं पैसा लेके, चीटिंग का केस बनता है, बिल्कुल बनता है, कंप्लेंट फाइल करें, चीटिंग का केस भी दर्ज हो गया। पर जो आदमी फरार हो गया तो उसको पकड़ेंगे कहां से? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन में यही आती है कि जो आदमी पैसे लेके फरार हो गया उसको पकड़ेंगे, जब पकड़ेंगे कैसे? जब तक पकड़ में नहीं आएगा तो उससे रिकवरी कैसे हो सकती है, उसे सजा कैसे मिल सकती है? ये बहुत प्रॉब्लम है। एक कॉलर सुखविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने भारत गैस एजेंसी के लिए अप्लाई किया था कानपुर। सुखविंदर जी, अपना सवाल दोहराइए। मैंने भारत गैस एजेंसी के लिए अप्लाई किया था कानपुर, अप्लाई किया था, वो फ्रॉड निकला वो बंदा, और उस बंदे ने मेरे से 3 लाख रुपए बाई चेक भी लिए हैं जी। और जो अब पहले मुझसे फोन बात करता है, मैं आपकी पेमेंट कर दूं, वापस कर ले रहा हूं, पेमेंट वापस करने मना कर रहा है, और मैंने कोर्ट में केस भी डाल रखा है इस बारे में जी। जी, क्या करना चाहिए मेरे को? बाई चेक गए सारे पेमेंट मेरी। सुखविंदर जी, आपने केस ऑलरेडी डाल दिया है, बिल्कुल सही काम किया है आपने, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट की है, उसकी ट्रांजैक्शन की ट्रायल जरूर निकल आएगी। वो सारे एविडेंस लेके आप कोर्ट में जाइए, अपने एविडेंस दीजिए। अगर दूसरा बंदा ट्रैक हो गया है, उसको वारंट हो गए हैं, समन हो गए हैं, तो बिल्कुल उसे सजा मिलेगी। जी जी। अनु जुड़ गई हैं कैथल से हमारे साथ। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, पूछिए अपना सवाल अनु। मैम, सर मुझे ये जानना है कि मेरे हस्बैंड को उनके नाना नानी ने गोद दिया हुआ था जी। तो फिर उनको विल कर दी थी उन्होंने उनके नाम को, जो कि कोर्ट में रजिस्टर्ड है जी। तो सर मुझे ये पूछना है कि उस मकान पे कब्जा किया हुआ है और केस डाला हुआ है, मतलब नाना नानी की बेटियों ने जी। तो सर अब हम क्या करें उसके लिए? हमें वहाँ पर घुसने नहीं दिया जाता, हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर, कोई हमें रास्ता बताइए। विल भी है सर, असेसमेंट जो चढ़ती है वो भी मेरे हस्बैंड के नाम पे चढ़ चुका है मकान वो, तो सर अब आप हमें कोई रास्ता बताइए कि हम क्या करें। वैसे तो हम आज चीटिंग के केसेस ले रहे हैं, ज्यादातर टॉपिक चीटिंग का है, बट फिर भी आपको यही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने केस डाला हुआ है, केस मैटर सब जुडिस है, केस पेंडिंग है। हाँ, ये है कि आपके नाम विल है और आपके नाम असेसमेंट भी चढ़ी हुई है, वो डॉक्यूमेंटेशन आप कोर्ट में लेके जाएं, अपने एविडेंस, अपने फेवर के जितने भी एविडेंस हैं, जैसे कि आपने कहा विल है, वो पेश करें। सर्कमस्टांसेस बताएं कि किन सर्कमस्टांसेस में नाना नानी ने विल की थी, क्योंकि ऐसा है औरों को एक्सक्लूड करके आपको विल कर दिया। तो ऐसे केसेस अमूमन देखा गया है, बहुत केसेस होते हैं। बस यही है कि आपको अपने एविडेंस, जो भी आपके फेवर में एविडेंस हैं, आप कोर्ट के सामने पेश करें, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, तो हम इस पे ज्यादा कमेंट तो करेंगे नहीं। जी। वीरवान जुड़ गए हैं कैथल से हमारे साथ। नमस्कार। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम देखिए, हमारा 21 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था और ये जिनके पास, उसमें पूरी फैमिली थी हमारी जी। हाँ, तो गाड़ी पे मैंने इंश्योरेंस पे केस किया हुआ था और ये कैथल में जी। तो हमने ये कृष्ण जी वकील है, 300 नंबर चैम्बर है, वो वकील हमारे को ये कहता है कि भी आप डॉक्यूमेंट जो MLR है वगैरह रोहतक से आप निकलवा लिए, लेकिन हमें तो वहाँ का पता नहीं है, लेकिन वो जो हमारी उसकी होती है, जो परसेंटेज उसकी होती है केस में क्या होता है, लेकिन हमारे कोई समस्या का हल नहीं है। इसका क्या हल होगा मैडम? जी, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आज हम चीटिंग के केसेस ले रहे हैं, पर फिर भी आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपको MSCB से क्लेम चाहिए, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ था। अब आपको MLR, ये डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये प्रूव करते हैं कि इस डेट को, इस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था। इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपका केस में आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपके वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन तो निकलवा के लाने ही पड़ेंगे। अगर आप किसी अस्पताल में भर्ती हुए थे तो आप वहां जाइए, आपको जरूर डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, ईश्वर जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से दिल्ली से। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। जी, मैंने एक प्लॉट लिया था दिल्ली 2010 में। हेलो हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए। 2010 में एक प्लॉट लिया था जी दिल्ली मैंने जी। तो वो जी मतलब अब उसके जो जिससे प्लॉट लिया था वो तो गुजर लिया बंदा जी। साइन उसके कागजों के ऊपर, और अब उसकी मिसीज ने क्या करा, ये मतलब जो एक 8 फुट की गली थी और 20 फुट की गली थी, एक प्लॉट और था उसके सामने
उन सारे को मिला के, मेरे प्लाट को भी साथ में मिला के उसने अपने बेटे के नाम, मतलब उसी की लेडीज ने अपने बेटे के नाम प्लॉट कर दिया जी। तो मतलब ये केस 420 बनता है नहीं बनता जी? बिल्कुल बनता है। आप ये बताइए कि आपकी क्या आपकी रजिस्ट्री थी जब आपने 2010 में ये प्लॉट खरीदा था? रजिस्ट्री करवाई थी या जीपीए पे खरीदा था? लगता है संपर्क टूट गया है। अगर आपके पास उस प्लॉट की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूसरा प्लॉट इसके बीच में मिला सकती है। बिल्कुल 420 का केस बनेगा। अगर आपके पास पक्के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर जीपीए विल पे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जैसे कि अमूमन दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज जीपीए विल पे ही बेची खरीदी गई हैं, अगर आपकी ऑथराइज्ड कॉलोनी में ये प्रॉपर्टी है तो जरूर इसकी रजिस्ट्री रही होगी। बिल्कुल 420 का केस फाइल कीजिए, आपको क्रिमिनल कंप्लेंट कीजिए रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास, पटवारी के पास या जितने सब रजिस्ट्रार के पास जाके कंप्लेंट दीजिए। आपकी प्रॉपर्टी अगर क्लियरली डिमार्केटेड है आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में तो आपको मिल जाएगी। इवन अदरवाइज अगर आपने जीपीए और विल एग्रीमेंट टू सेल पे भी खरीदा है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप कोर्ट में जाइए, उनके खिलाफ केस फाइल कीजिए। सिविल केस भी बनेगा, क्रिमिनल केस भी बनेगा। 420 तो है ही है ये। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन लेके जाइए, रजिस्टर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स केस फाइल कीजिए, बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा। जी दीप कुमार गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए। दीप कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है मैडम, मैंने एक प्लाट खरीदा था जी, मकान मैडम नमस्कार, एक फ्लैट खरीदा हमने, उसका ना जी उसका हमने चेक दिया, चेक भाई ने दिया है पहले, दोस्त ने जी। अब वो दूसरा चेक मेरे नाम, पहले चेक बुक नहीं थी, अब चेक बुक मैं अपने नाम से देना चाहता हूँ, उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी? कोई परेशानी नहीं है जब तक एग्रीमेंट जो है, अगर बुकिंग अमाउंट का कोई आपने इनिशियली कोई एग्रीमेंट साइन किया होगा बिल्डर के साथ, आपके बिहाफ पे आपके फ्रेंड ने, आपके भाई ने कोई भी पेमेंट कर सकता है, क्योंकि आपके पास चेकबुक नहीं थी। आप अब दे सकते हैं पेमेंट। हाँ, आप एग्रीमेंट देखिए कि आपका क्या एग्रीमेंट था, उसके हिसाब से ही आपका केस आपको सारी ट्रांजैक्शन करनी है। आप बिल्कुल आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते एग्रीमेंट जो है बिल्डर के साथ आपके नाम पे ही है। जी चलिए विवेक जी, ये बताइए जल्दी से कि चीटिंग हर लेवल पे होती है। कई बार हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने कुछ खरीदा, मान लीजिए किसी वेबसाइट से देख के, जो हमने देखा था इंटरनेट पे वो चीज नहीं आई, कुछ और आ गई, उस केस में क्या करें? या मान लीजिए कई स्कीम्स ऐसी आ जाती हैं ऑनलाइन, आप यहाँ पैसा जमा करिए, वहां पैसा जमा करिए, लेकिन वो फ्रॉड होती है जी, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? कहाँ किसके ऊपर केस किया जाए? ऐसी स्कीम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही आती है, ऐसी चिट फंड स्कीम्स हम वैसे भी देखते हैं कि आप, इन्होंने कहा कोई स्कीम आ गई, आप 10,000 रुपए लगाइए, आपको 1 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। ऐसी स्कीमों में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा, जो भी ऐसी स्कीम के प्रमोटर होते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, ना असल वापस मिलता है ना इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, ऐसा है, इंटरनेट पे भी इस तरीके की बहुत स्कीमें आती हैं कि आप यहाँ इतना इन्वेस्ट कर दीजिए, आप विद इन 2 ईयर्स इतने % इंटरेस्ट देंगे। जहां बैंक 9% का एफडी में इंटरेस्ट देता है, वो आपको 20% 25% का झांसा देते हैं। ऐसा रिसेंटली एक केस हुआ था पूना में, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी, उसमें पूना के साइबर सेल ने जिसने फ्रॉड किया था उसको पकड़ा। जहां तक हम बात कर रहे थे ऑनलाइन सेल्स की, ऑनलाइन हम आजकल बहुत सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन ट्रेड बहुत बढ़ गया है, बहुत आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत वेबसाइट्स मिल जाती हैं। अमूमन उस पर देखा गया है कि उसमें फोटो तो कुछ दिखती है, आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दी, वो पेमेंट करने के बाद जब सामान घर पे आया तो बिल्कुल उल्टा ही निकला, जो हमने दिखाया था फोटो जिसकी थी वो तो बिल्कुल निकला नहीं। ऐसा भी पीछे एक नोएडा में एक ऐसा भी केस आया जिसमें एक ऑनलाइन वेबसाइट थी, जहां लोगों ने पेमेंट तो कर दी अपने क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन बैंकिंग से, सामान कभी भी नहीं आया। इन सारे मैटर्स में भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, पुलिस के पास जा सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, चीटिंग का केस है। पर क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी, ये सब कुछ साइबर सेल के प्रीव्यू में आता है। अब विडंबना ये है कि आज अभी तक हमारे देश में साइबर सेल बहुत ज्यादा इक्विप नहीं है, उनको बहुत ज्यादा आईटी की नॉलेज नहीं है। केसेस 6-6, 7-7 महीने आपकी कंप्लेंट ही पड़ी रहती है, उस पर कोई निवारण ही नहीं होता है। मेरा अपना पर्सनल एग्जांपल भी है, मेरे एक क्लाइंट था, तो ऑनलाइन कुछ फ्रॉड हुआ, गुड़गांव साइबर सेल ने 7 महीने तक उनके पास कंप्लेंट पड़ी रही। मुझे ही कई बार बताना पड़ा साइबर सेल को कि किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो कि उनका प्रोगेटिव था। उन्होंने कहा वकील साहब यहाँ हम फंस गए, ऐसा क्या करें, वैसे क्या करें। मुझे बताना पड़ा कि इस तरीके से कीजिए, ऐसे आईपी एड्रेस ट्रेस कीजिए, एयरटेल से मांगिए, जो भी कंपनियां थी। उसके बाद अमूमन जाके 8 महीने बाद, 9 महीने बाद धरपकड़ हुई, उसके बाद जो भी चला वो अलग बात है। जी चलिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन 420 पे हमें देने के लिए। जी थैंक यू।
तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह की राय देना चाहते हैं तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं, और अगर किसी खास मुद्दे पर आप बातचीत चाहते हैं वो भी आप जरूर कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।